हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि दो सीरीज चल रही हैं लेक्चर्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की सेपरेटली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में चल रहा है आइसोमेरिज्म, फिजिकल की सीरीज में चल रहा है सॉल्यूशन। तो आइए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म की सीरीज में पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 4th लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम आज बाकी बचे हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केसेस पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ओरिजिन का जो रीजन है वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसमें बेसिकली दो टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाले और एक रिंग वाले। इस रिगार्डिंग मैं पिछले 4 केसेस आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट केस था सी डबल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड्स, सेकंड केस था कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, थर्ड केस था क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स और फोर्थ केस था साइक्लिक कंपाउंड में जीआई को निकालना। आज मैं 5th केस को लेकर आपके सामने हूँ, एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। आप लोग जानते ही हैं मैं लगभग एक रोज का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप लोगों की अगर पढ़ाई कंटिन्यू आप इसके थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो आइए अपने 5वें केस की बात करते हैं, दैट इज जीआई इन कंपाउंड्स हैविंग रिंग एंड डबल बॉन्ड इन कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ। जब रिंग और डबल बॉन्ड साथ साथ होंगे तो ऐसे कंपाउंड में जीआई कैसे निकालते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 कंडीशन दे रहा हूं आपको, जिस कंडीशन में जीआई शो हो जाएगी। तो देखें जरा, व्हेन रिंग प्लस डबल बॉन्ड आर इन इवन नंबर, जीआई तो शो नहीं हो सकती। ये बात हमने इससे पहले भी की थी, इससे पहले भी हमने की थी क्यूमुलिन्स में, याद कीजिए। क्यूमुलिन्स में भी जब डबल बॉन्ड इवन नंबर में होते हैं तो जीआई शो नहीं होती, ओड नंबर में होते हैं तो जीआई शो हो सकती है। उसकी 2 कंडीशन क्या थी, L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2 एंड A शुड नॉट बी इक्वल टू B। बिल्कुल सेम वही बात मैं यहाँ करने वाला हूँ कि अगर रिंग और डबल बॉन्ड का टोटल नंबर इवन नंबर आ रहा है तो देखना ही नहीं, जीआई होगी नहीं। इसमें भी एक स्पेशल केस आएगा, इसकी मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद में। और सेकेंडली, व्हेन रिंग प्लस डबल बॉन्ड आर इन ओड नंबर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी, लेकिन जीआई तब हो सकती है इन द केस व्हेन L1 इज नॉट इक्वल टू L2 एंड A इज नॉट इक्वल टू B। आइए देखते हैं इस केस में कैसे करना है। तो मैंने एक आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाया है। इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आपको रिंग और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो 5th केस है इसमें रिंग और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर होंगे, यानी कि साथ साथ वाली पोजीशन पर होंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, जब भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे ही पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड के आगे परपेंडिकुलर पे आगे सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिग्मा और पाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन में है तो रिंग का प्लेन इससे परपेंडिकुलर होगा, डबल बॉन्ड का प्लेन रिंग के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये दोनों और ये सेम प्लेन में होंगे। फिर आगे जाके फिर सिग्मा बॉन्ड का प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जो ये ए और बी हैं वेज और डैश वाले, ये या तो एक्स जेड प्लेन में होंगे या वाई जेड प्लेन में होंगे। तो पहला केस है जब इवन नंबर में हो दोनों का टोटल, तो मैं वैसे ही बोल चुका हूं नो जीआई, जीआई शो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको मैंने क्यूमुलेस में बताया था, बच्चों याद करो, ये ए और इन ये दूरियां बिल्कुल बराबर हो जाती है। जैसे मान लो कोई केस ए यहाँ की बजाय यहाँ होता तो भी ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और जब भी L1 is equal to L2 होता है, there is no GI takes place in the compound। इस मॉलिक्यूल का मैंने ऑर्बिटल पिक्चर भी बना के आपको बताया। ये XY प्लेन में AB, रिंग कौन से प्लेन में, परपेंडिकुलर YZ में। रिंग अगर YZ में तो इसके परपेंडिकुलर में फिर पाई बॉन्ड आ गया, मान लीजिए XY प्लेन में, XZ प्लेन में, क्योंकि PX ओवरलैपिंग से आपने बनाया है, तो नो डाउट ये जो सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे दोनों, ये इसके भी परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हो जाएंगे YZ प्लेन में।
तो देखिए रिंग और डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में होते हैं तो ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में नहीं होते। सेम प्लेन में ना होने का मतलब क्या है? सेम प्लेन में ना होने का मतलब वही है जो मैं आपको उस दिन बता रहा था कि मान लीजिए ये आपका बोर्ड का प्लेन है। एक बार ए से ही बता देता हूं, वेज से। ये जो ए है ये ऐसे लगा हुआ बेटे, तो क्या इसकी टिप से इन दोनों मार्कर्स की डिस्टेंस इक्वल नहीं है क्या? इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2 है, और जब L1 इज इक्वल टू L2 होती है तो GI शो नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं ओड नंबर की रिंग्स की। अगर डबल बॉन्ड प्लस रिंग का नंबर ओड है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दो रिंग और एक डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए हैं, या एक डबल बॉन्ड और दो रिंग एक साथ लगे हुए हैं, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? आइए, ओड नंबर में होते हैं, मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिया, तो 3 दोनों का टोटल 3 होने के लिए रिंग और डबल बॉन्ड का टोटल नंबर 3 होना चाहिए। तो उसकी दो कंडीशन बनेगी, एक तो एक रिंग हो और दो डबल बॉन्ड हो, 1 + 2 3, या रिंग 2 हो और डबल बॉन्ड 1 हो तो भी 2 + 1 3। तो यानी कि मेन कैटेगरी है 2 और हर कैटेगरी में सब कैटेगरीज में है। ध्यान से देखिए, जो ए कैटेगरी है रिंग एक ही हो और डबल बॉन्ड 2 हो, तो इसकी फिर दो पॉसिबिलिटी है। कैसे? डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड रिंग। मत बोलिए कॉन्जिक्यूटिव ही होना चाहिए, ये तीनों साथ में जुड़े होने चाहिए और ये तीनों भी साथ में जुड़े होने चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हो ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग है। पहली कंडीशन में डबल बॉन्ड, फिर बीच में रिंग, फिर डबल बॉन्ड। आइए देखिए, डबल बॉन्ड फिर रिंग फिर डबल बॉन्ड। और दूसरी कंडीशन में डबल बॉन्ड रिंग, तो दूसरी कंडीशन में डबल बॉन्ड रिंग आ गया। ऐसे ही जो बी कैटेगरी है उसमें दो रिंग्स होने चाहिए और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसकी भी दो कंडीशंस है, रिंग डबल बॉन्ड रिंग, मतलब पहले रिंग हो फिर डबल बॉन्ड हो फिर रिंग हो, जैसे कि 3 नंबर रिंग डबल बॉन्ड रिंग, और लास्ट कंडीशन रिंग रिंग डबल बॉन्ड। तो पहले रिंग फिर डबल बॉन्ड। आप लोग चेक कर सकते हो कि सारी की सारी ये जो डबल बॉन्ड और रिंग है ये सब एक दूसरे की कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर है, एक दूसरे के साथ साथ है। अब ये सेम प्लेन में अगर हो जाएंगे, कौन कौन, किसी को भी ले लो, ए बी और ए बी, अगर दोनों सेम प्लेन में हो जाएंगे तो उस केस में आप जानते हो क्या होगा? उस केस में L1 और L2 इक्वल नहीं होंगे। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो A के सामने अगर A आएगा तो सिस होगा, और A के ऑपोजिट अगर A आएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। पहले सीखते हैं कि ये सेम प्लेन में कैसे होंगे। बिल्कुल आसान है, देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इसका प्लेन और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इसका प्लेन, यानी कि इन दोनों का प्लेन सेम हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर इसका प्लेन और इसके परपेंडिकुलर फिर इसका प्लेन, तो क्या ये दोनों भी सेम प्लेन में नहीं होंगे क्या? इसलिए मैंने किसी को भी वेज एंड डैश से शो नहीं किया जब ओड नंबर में आते हैं। जब इवन नंबर में थे तो मेरे को इसको नॉर्मल लाइन से शो करना पड़ा और इसको वेज डैश से शो करना पड़ा, और जब ओड नंबर में आए तो ये भी नॉर्मल लाइन से शो किया हुआ है और ये भी नॉर्मल लाइन से शो किया हुआ है। यानी कि मैं बोलना चाहता हूं कि इस केस में जो तीनों पार्ट हैं इसके दोनों कोने वाले ग्रुप एक ही प्लेन में। देखिए मैं यहां डायग्राम से बता रहा हूं आपको, किसी भी केस को देख लीजिए। सपोज मैंने ये ली रिंग, ठीक है, पहले केस को बता रहा हूं, ये लिया डबल बॉन्ड, ये लिया डबल बॉन्ड, ये लिख रहा हूं ए बी, ये लिख रहा हूं ए बी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस कंडीशन में ए के सामने अगर ए आएगा तो ये होगी सिस कंडीशन। ए के सामने अगर ए आएगा तो क्या होगी? सिस कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के जो लास्ट वाले हिस्से हैं ये प्लेन में है। मैं ये नहीं कह रहा रिंग भी प्लेन में है, रिंग तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ए और बी, ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में है। अगर ये वाला पार्ट XY प्लेन में है फॉर सपोज, तो ये वाला पार्ट भी किस में होगा? XY प्लेन में होगा। तो इसके दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो बनेगा सिस और एक सेकंड वाला बन जाएगा ट्रांस। एक बनेगा सिस और एक सेकंड वाला बन जाएगा ट्रांस। ट्रांस के केस में ऐसा होगा, ये बीच में रिंग दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड, ये सी को दिखाता ही नहीं, तो यहाँ बी कर दिया बेटे, यहाँ ए कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ए और बी। तो आप देख पा रहे हैं ए और ए ऑपोजिट पोजीशन में है अगर, तो ये तो है ट्रांस कंडीशन और ये कौन सी कंडीशन? सिस कंडीशन। यू कैन चेक, क्या इसके रोटेशन से बना सकता हूं क्या? अगर ये मॉलिक्यूल प्लेन में है तो
नहीं, इसकी रोटेशन से हम इसको नहीं बना सकते, इसलिए ये अलग एग्जिस्टेंस रखेगा और ये अलग एग्जिस्टेंस रखेगा। इसलिए कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड और रिंग है तो अगर ओड नंबर में है तो GI शो करेगा इफ A इज नॉट इक्वल टू B, और अगर इवन नंबर में है तो GI शो नहीं करेगा। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसमें एक स्पेशल केस भी है, आइए उस स्पेशल केस को भी देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये गलती करवाने वाला केस है। कई बार क्या होता है, डबल बॉन्ड और रिंग कॉन्जुगेटिव पोजीशन में होने के बावजूद GI शो हो जाती है। क्या मैंने बोला, कभी कभी डबल बॉन्ड और रिंग कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर होने के बावजूद GI शो हो जाती है। वो किस केस में होती है वो मैं आपको स्पेशल केस के अंदर बता रहा हूं, स्पेशल केस के अंदर। इफ substituent ग्रुप्स, जिनको मैं क्या लेता हूं बेटे, A and B are in non-terminal position, on cyclic ring, compound shows GI even when ring plus double bond are in even number। कितना बढ़िया रूल है, शानदार रूल है कि अगर हमें अधूरी बात पता होगी और ये वाला पॉइंट नहीं पता होगा तो हम गलती करेंगे। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। सपोज मेरे पास एक रिंग लगी हुई है और ये डबल बॉन्ड है, ये A है, मान लीजिए B है। तो मैंने बोला अगर यहाँ A और B लगे होंगे तो GI शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों इवन नंबर में है। लेकिन डोंट फॉरगेट, कई बार वो टर्मिनल पोजीशन में देगा ही नहीं आपको, कई बार वो आपको इस तरह से दे देगा। ये लो, अगर आपको ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं दे, टर्मिनल मैं किसको बोल रहा हूं बेटे, इन दोनों पॉइंट को बोल रहा हूं। अगर यहां पे A और B लगे होते टर्मिनल, तो लिख देता हूं, तो इस कंडीशन में तो GI शो नहीं होती। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनल है, यानी कि एंड पे नहीं है, साथ वाले कार्बन पर है, तो हम ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अलग होती है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अलग होती है। ये अगर L1 है और ये L2 है, और जैसे ही मैंने आपको बोला L1 इज नॉट इक्वल टू L2 हो जाता है, तो बोलिए क्या शो करेगा बच्चों, तो उस केस में GI शो करेगा, उस केस में GI शो करेगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, जब डबल बॉन्ड और रिंग इवन नंबर में हो टोटल, और ये जो ग्रुप है ये टर्मिनल पोजीशन पर ना होकर साथ वाली पोजीशन पर हो, एडजेसेंट कार्बन पर हो, तो भी वो कंपाउंड क्या शो करता है, GI शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ये दो कंपाउंड में पूछता है, एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड लिया, अगर इसने मुझे इन दो कंपाउंड में पूछा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ना भाई ये तो GI शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ करके पूछता है तो अब ऑक्सीजन के साथ, यहां तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जितनी दूरी बेटे इसकी है ये तो पता ही है, इसकी भी दूरी उतनी है, L1 L2। तो आपको पता ही है L1 जब L2 के बराबर होता है तो नो GI। लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐसे दे दिया इसने, अगर ऑक्सीजन आपको नॉन टर्मिनल दे दिया, तो उस केस में इसकी दूरी इससे अलग आएगी और इससे अलग आएगी, और अगर L1 इज नॉट इक्वल टू L2 हो गया तो ये वाला जो कंपाउंड है ना वो GI शो करेगा और ऊपर वाला कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। That is very important case of geometrical isomerism when double bond and ring are at conjugate position. In the case of odd number, GI may show. In the case of even number, GI will not show. But in the case of even number, if this condition arises, non-terminal, in that case GI is possible. तो ये जो केस है पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो आप इसको ध्यान से, इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप करिएगा। अब मैं अगले केस की बात कर रहा हूं, दैट इज सिक्स्थ केस।
जीआई को चेक करने का छठा केस क्या है, देखें। जीआई को चेक करने का जो 6 केस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस केस में हम बोलते हैं जीआई इन कंपाउंड्स कंटेनिंग, 6 केस क्या पढ़ते हैं, जीआई इन कंपाउंड्स कंटेनिंग एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड, रिंग प्लस डबल बॉन्ड इनसाइड। पिछली बार वाली चीज से कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तो साथ साथ है, यहां पर रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड ये कैसे शो करते हैं, आज आइए बात करते हैं। तो इसकी भी एक कंडीशन लगा लीजिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि दोज साइक्लोएल्कीन्स, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोएल्कीन्स, इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are at least 8 show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको साइक्लोएल्कीन में निकालना है आइसोमर्स का नंबर, तो याद रखिएगा एक बार के लिए, 8 से कम कार्बन अगर रिंग में है तो जीआई शो नहीं होता। 8 से ज्यादा अगर कार्बन है तो फिर ट्रांसपोजिशन एग्जिस्ट कर सकती है, उस केस में वो जीआई शो करता है। आइए बात करते हैं। आपको पता है साइक्लोप्रोपीन बहुत ज्यादा स्ट्रेन रिंग है, ये तो सिस कंडीशन है। उससे पहले एक बात बताता हूं, सिस कंडीशन में दोनों मेन पार्ट एक ही तरफ होते हैं और ट्रांस कंडीशन में ये होता है। पहली बात तो आप ये सीखो। तो अगर दोनों ग्रुप एक जितनी प्रायोरिटी वाले एक ही तरफ है तो सिस होता है, और अपोजिट साइड होता है तो क्या होता है, ट्रांस। अब मैं जरा एक एक करके बात करता हूं। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, साइक्लोएल्कीन, फिर साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन एंड एट लास्ट साइक्लोहेप्टीन। 7 कार्बन था, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। बच्चों इन चारों मेंबर्स की कोई ट्रांसपोजिशन पॉसिबल ही नहीं होती है, इसलिए ये जीआई शो नहीं करते। यानी कि साइक्लोएल्कीन में जब तक कार्बन का नंबर रिंग के अंदर 7 है तब तक तो जीआई शो नहीं करते, लेकिन 8 या उससे बड़ी रिंग्स होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। कैसे करती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोई पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाली साइक्लोएल्कीन कौन है, हम बोलेंगे साइक्लोओक्टीन। आप समझ सकते हैं साइक्लोओक्टीन 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो इसका सिस वर्जन होता है बेटे। और जो इसका ट्रांस वर्जन बनता है वो ऐसे बनाना है। जो इसका ट्रांस वर्जन बनता है, मैं इसको रब कर रहा हूं, वो ऐसे बनाना है। ट्रांस वर्जन में क्या होता है देखिए, ट्रांस वर्जन इसका ऐसे बनाना है। तो रिंग के ट्विस्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ट्रांस वर्जन में होती है। जैसे यहां एक एच लग जाएगा और ये दोनों एच एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये इसका कौन सा वर्जन होता है, ट्रांस वर्जन। आप यूं मान लीजिए ये जो रिंग थी ये ट्विस्ट हो गई तो इस तरह से बन जाएगी ना। इस पर अगर मैं डबल बॉन्ड ऐसे ट्विस्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगी कंडीशन। इस कंडीशन में दोनों एच अपोजिट साइड में इसलिए ट्रांस है, और इस कंडीशन में दोनों एच सेम साइड में है तो ये सिस है। कोई कहेगा सर 8 में क्यों होता है, 8 से पहले क्यों नहीं होता। बच्चों 8 से पहले 7 कार्बन तक इतना बड़ा गैप नहीं होता कि एक कार्बन जो सीध में जुड़ रहा है वो उल्टा आके जुड़ेगा। तो रिंग के ट्विस्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 7 मेंबर तक तो नहीं होती, पर 8 और बियॉन्ड 8 हम साइक्लोएल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि जनरली हम सीखते हैं
कि सिस से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ट्रांस की। C1 से मान लो C7 तक लो। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर आपके पास कार्बन का नंबर C8 से C11 आ जाए तो फिर सिस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किसकी कंपैरेटिवली? ट्रांस की कंपैरेटिवली। ये मैं क्या बता रहा हूं? रिंग की स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से ट्विस्ट होती है रिंग तो इसके अंदर स्टेन आ जाता है, और रिंग के अंदर स्टेन आ जाएगा, जब तनाव आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद C12 के बियॉन्ड वापस आपको वही ऑर्डर देखने को मिलेगा। सिस से ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है? ट्रांस रिंग्स होती है। तो ये रूल आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये इस रूल का पहला पॉइंट है, ये इस रूल का दूसरा पॉइंट है, सॉरी ये इसका दूसरा पॉइंट है, और ये इसका तीसरा पॉइंट है कि रिंग की स्टेबिलिटी आपको किस तरह से देखनी है। C1 कह दिया, सॉरी, रिंग तो C3 से स्टार्ट होगी ना, तो C3 से C7 तक तो सिस से ज्यादा ट्रांस स्टेबल है। 8, 9, 10, 11 में सिस ज्यादा स्टेबल है और आगे भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है। तो इतनी चीज आपने साइक्लोएल्कीन की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़नी है। आइए 7th केस की बात करते हैं। अब हम 7th केस की बात कर रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेन्स। 7th केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेन्स। स्पाइरेन्स में क्या होता है? दो रिंग कॉन्जिक्यूटिव जुड़ी होती हैं, इसको हम स्पाइरो कंपाउंड भी कहते हैं। और इसी कर दो, रिंग्स आर प्रेजेंट एट consecutive position. Rings are present at consecutive position. अगर रिंग साथ साथ लगी होती है तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, रूल करते हैं पहले। इफ नंबर ऑफ consecutive रिंग्स इवन है, वही रूल चल रहे हैं बच्चों, नो GI। और अगर ये इनका नंबर ओड है तो GI शो कर सकती है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, कब कर सकती है? जब L1 is not equal to L2 and A is not equal to B। तो ये रूल बुक आपने नोटिस किया होगा, तीसरी बार रिपीट हुई है ये। क्यूमुलेंस में भी ये रूल था। इससे पहले मैंने आपको कराया कॉन्जुगेटेड रिंग को डबल बॉन्ड वाली, उसमें भी ये रूल था, और इसमें भी ये रूल है। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल ही है। ये रहे स्पाइरो कंपाउंड। अगर दो रिंग हैं, अब आपको याद ही हो गया होगा, बहुत बार आ गए, तो इसका प्लेन और इसका प्लेन सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा तो क्या होगा? जो L1 L2 दूरियां होंगी वो सेम होंगी। अगर इसके बीच में L1 दूरी है और इसके बीच में L2 दूरी है, तो क्योंकि L1 L2 के बराबर होगा इसलिए GI शो नहीं कर सकता। और अगर मैं ओड नंबर में लेता हूं, रिंग्स को अगर मैं ओड नंबर में लेता हूं तो आप जानते हैं क्या होगा? तो ये AB और ये AB सेम प्लेन में होंगे। अगर ये XY प्लेन में है तो ये भी XY प्लेन में होगा। इसलिए मैं कह सकूंगा कि ये दोनों प्लेनर हैं, मतलब ये एक ही प्लेन में पूरा मॉलिक्यूल, रिंग्स परपेंडिकुलर, लेकिन अल्टीमेटली A और B आप देख सकते हैं कि ये बनेगा इसका सिस वर्जन और इससे अपोजिट क्या बनेगा बच्चों? इसका ट्रांस वर्जन बनता है। तो ये स्पाइरो कंपाउंड के रूल भी आपको याद रखने हैं। इवन नंबर में होगा तो GI शो नहीं होगी, और ओड नंबर में होगा तो GI शो करेगा। अब हम बात करते हैं इनके ओरिएंटेशन की। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को आपको एक 3D फॉर्म बतानी पड़ेगी इसकी। जल्दी से देखिए, अगर मेरे पास
टेट्राहेड्रल कार्बन को बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं बच्चों कि ये टेट्राहेड्रल जो कार्बन sp3 वाला, हम कहते हैं अगर ये xy प्लेन में है ना, ये दोनों, तो ये या तो xz प्लेन में होंगे या yz प्लेन में होंगे। आप उसको ऐसे समझिए कि मेरे पास ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, मेरे पास ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, मेरे पास ये टेट्राहेड्रल कंडीशन है। किसी और मार्कर से बताता हूँ आपको। मेरे पास ये टेट्राहेड्रल कंडीशन है, चलो इसी से ट्राई करते हैं। ये कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये टेट्राहेड्रल कंडीशन है। तो इसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये दोनों प्लेन में और ये परपेंडिकुलर अबव द साइड और ये परपेंडिकुलर बिलो द साइड। आप इसको यूं भी मान सकते हैं, ऐसे भी, ये जो v निकल रहा है ये इस तरफ है और ये जो v उल्टा लिख रहा है उस तरफ है। देखिए ये v, ये दोनों इस तरफ है और ये v उल्टा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये बॉन्ड है बेटे और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये वाला v और इसकी ओरिएंटेशन अपोजिट है। तो अगर ये वाली दोनों फिंगर xy प्लेन में है तो ये दोनों फिंगर कहाँ है, yz प्लेन में है, क्योंकि इन फिंगर के अलोंग प्लेन भी एक ही आ रहा है और इन फिंगर्स के प्लेन अलोंग भी प्लेन एक ही आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इस कंपाउंड को, अगर मान लो रिंग वाला कंपाउंड दिखाना भी है मुझे, सपोज मुझे दिखाना है कोई रिंग वाला कंपाउंड, सपोज मुझे कोई रिंग वाला कंपाउंड दिखाना भी है, तो मैं क्या करूंगा देखना, मैं करूंगा ये वेज और ये डैश, ध्यान से देखिएगा, ये वेज और ये डैश। मैंने बोल दिया टेट्राहेड्रल कार्बन में दो बॉन्ड तो नॉर्मल शो कर दो, ये लो ए बी, एक वेज और एक डैश। तो बच्चों जब रिंग बनेगी तो वेज के साथ तो वेज ही जुड़ेगा और डैश के साथ डैश ही जुड़ेगा। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे ये दोनों का प्लेन अलग है, ये वेज पे और ये डैश पे। इस कार्बन के लिए ये वेज और डैश पे और इन दोनों का प्लेन अलग है। इस कार्बन के लिए ये सेम प्लेन में और ये वापस, ये आपकी वापस किसमें हो गई, एक वेज में और एक डैश में। इतने से आपको बात समझ में आ जाएगी। ऐसे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, राइट। अब देखो वेज और डैश के साथ वेज और डैश जुड़ा, नॉर्मल बॉन्ड्स के साथ इसके नॉर्मल बॉन्ड्स जुड़े और वेज और डैश के साथ ए भी जुड़े। तो क्या ये ए और ये ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं आ गए? तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो ये वाई जेड या एक्स जेड प्लेन में होगा। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल दूंगा कि भैया इस केस में अगर ये आ रही है L1 और ये आ रही है L2 तो 100% आप जानते ही मैं क्या लिखने वाला हूं, L1 N2 के बराबर हो जाएगा और N1 N2 के बराबर हो जाएगा। तो GI शो नहीं करेगा कि जब रिंग का नंबर इवन नंबर में हो कॉन्जिक्यूटिव का, तो भी ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाते हैं, इसलिए GI शो नहीं होती। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं 8th केस की, दैट इज दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफिनाइल सिस्टम। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफिनाइल सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए, एक बेंजीन रिंग है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे दूसरी बेंजीन रिंग है और वापस उसी प्लेन में तीसरी रिंग है। ये तीन बेंजीन रिंग है। यहां कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं PQ, यहां पे भी कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं सपोज PQ, सेम हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसके साथ कोई भी ग्रुप लगा दो, X Y Z कुछ भी,
एक्स वाई जेड ए कुछ भी लगा दो, बस ये एक्स या वाई या जेड या ए हाइड्रोजन नहीं हो सकते, बस इतना सा याद रखना, और कोई हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस रिंग का जो प्लेन आता है ना बच्चों, सेकेंड रिंग का जो प्लेन है वो फर्स्ट रिंग के प्लेन का परपेंडिकुलर आता है। सेकेंड रिंग का जो प्लेन है वो फर्स्ट रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। अभी आपको करके दिखाऊंगा, परपेंडिकुलर आता है, और ये दोनों सेम प्लेन में। सपोज ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, तो ये भी किस प्लेन में होगी, एक्स वाई। तो क्या मैं कह सकता हूं पी पी सेम ही प्लेन में होंगे और क्यू क्यू भी सेम ही तरफ होंगे। तो जब पी के सामने पी है तो सिस होगा, और पी के ऑपोजिट अगर पी आ जाएगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे, ये एक बेंजीन रिंग है बोर्ड के प्लेन पर, दूसरे भी मान लो कोई बच्चा का सर यूं बना दो, तो यूं बनाने से क्या होता है, इन दोनों में स्टीरिक रिपल्शन होता है, तो ये इस रिपल्शन कम करने के लिए परपेंडिकुलर हो जाती है ऐसे। जो रिंग पहले यूं थी दोनों, अब ये ऑर्थो वाली साइड रिपेल करती है तो ये यूं हो जाती है दूसरी रिंग, और तीसरी रिंग पे रिपल्शन कम करने के लिए क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट के सेकंड परपेंडिकुलर है, सेकंड के थर्ड परपेंडिकुलर है, तो बोलो फर्स्ट और थर्ड एक ही प्लेन में हो गए, यस। जब फर्स्ट और थर्ड एक ही प्लेन में है तो इसकी पोजीशन पर जुड़े ग्रुप भी उसी पोजीशन पर होंगे, तो ये एक ही तरफ होगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, और ये पी अगर यहाँ आ जाएगा, ये वाला पी यहाँ और क्यू यहाँ आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांस कंपाउंड। इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम एल्कीन्स के अंदर पहला केस कॉन्जुगेटेड डाइन्स, क्यूमुलेटिव डाइन्स या पोलीन्स, चौथा केस साइक्लोएल्केन, पांचवा केस जो आज मैंने शुरू किया रिंग एंड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेटिव पोजीशन, छठा केस जिसके अंदर स्पाइरो कंपाउंड, सातवां केस डबल बॉन्ड और रिंग वाला, और लास्ट केस आपको मैंने बताया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफिनाइल सिस्टम। तो ये सारे केसेस आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो केस के साथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह की वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं। आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई डाउट हो तो बार बार देखा कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।